हे गाइस, वेलकम यू ऑल। चलिए गाइस, आज हम लोग आई ए रिचर्ड को पढ़ने वाले हैं। आई ए रिचर्ड एज अ लिटरेरी क्रिटिक को पढ़ेंगे, इसका समरी करेंगे। एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, उसको भी पढ़ेंगे। अगर आप गेस्ट पेपर से लिखते हैं तो 14 में से 4 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए जैसा आंसर मैं बताता हूं आपको वैसा ही लिखना है। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दूंगा आई ए रिचर्ड पे, उसको भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई ए रिचर्ड, जिसका लाइफ स्पान है 1893 टू 1979, इसका फुल नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। आई ए रिचर्ड एक इंग्लिश एजुकेटर, लेक्चरर, लिटरेरी क्रिटिक तथा रेटोरेशियन थे। रेटोरेशियन क्या होता है? वो व्यक्ति जिसे ग्रामर प्लस लॉजिक दोनों का नॉलेज हो, उसे रेटोरेशियन कहते हैं। आई ए रिचर्ड 20वीं सेंचुरी के एक ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने क्रिटिसिज्म में साइंटिफिक मेथड्स को लाया। आई ए रिचर्ड वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिटिसिज्म में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी आई ए रिचर्ड को ही कहते हैं। आई ए रिचर्ड के वर्क से एक नए प्रकार के क्रिटिसिज्म निकल कर आया, जिसे हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं, और इसीलिए आई ए रिचर्ड को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है? न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी में एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है जो कि किसी लिटरेरी टेक्स्ट के क्लोज रीडिंग पे फोकस करता है, खास करके पोएट्री पे। मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूँ कि एक समझदार स्टूडेंट वही है जो किसी ऑथर के वर्क को पढ़ने से पहले उसके एज को पढ़ता है। जब आप किसी ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, उसके सोशल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, तब आप उनके वर्क को पूरा समझ पाएंगे। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ऑथर या ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के अपने अकॉर्डिंग ही उसका अर्थ निकालना होता है। एक फेमस लिटरेरी क्रिटिक जिसका नाम जॉर्ज वाटसन था, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से टी.एस. इलियट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक थे, उसी प्रकार से आई ए रिचर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट ऑफ द सेंचुरी हैं। तो चलिए अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। आई ए रिचर्ड का सबसे पहला बुक जेम्स वुड और सी.के. ऑस्डन के साथ कोलैबोरेशन में सन 1922 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसका नाम है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। और इस वर्क में आई ए रिचर्ड ने ब्यूटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। सन 1923 में सी.के. ऑस्डन के साथ कोलैबोरेशन में आई ए रिचर्ड का सेकेंड वर्क आया, जिसका नाम था द मीनिंग ऑफ द मीनिंग। और इस वर्क में आई ए रिचर्ड ने साइंस और इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज को सिंबॉलिकली डिस्टिंग्विश किया। एक बात आप याद रखें कि अभी मैं आपको जितने भी बुक का नाम बता रहा हूं वो आपको याद रखना ही है। यहाँ से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे याद रखें। सन 1924 में आई ए रिचर्ड का मास्टरपीस ऑफ वर्क आते हैं, जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी वर्क के साथ उन्होंने साइकोलॉजी को क्रिटिसिज्म में इंट्रोड्यूस किया था। टाइटल द टू यूजेस ऑफ मीनिंग नाम का ऐसे भी इसी बुक से लिया गया है। आई ए रिचर्ड फ्रॉयड, ऑल्डर और जंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक इस बुक में आई ए रिचर्ड ने नेचर ऑफ पोइट्री, द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ पोएम एंड द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। आई ए रिचर्ड के अनुसार आर्ट किसी भी चीज़ को बताने का एक मीडियम होता है। उनके अनुसार म्यूजिक एक आर्ट है और कोई भी म्यूजिशियन म्यूजिक के जरिए अपने फीलिंग और इमोशन को दर्शाते हैं, और इस काम में साउंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। उनके अनुसार पेंटिंग एक आर्ट है और कोई पेंटर अपने फीलिंग और एक्सपीरियंस को पेंटिंग के जरिए से दिखलाते हैं, और इस केस में कलर और ब्रश एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई लिटरेरी आर्टिस्ट शब्दों के माध्यम से अपने फीलिंग और इमोशंस को दर्शाते हैं, इसलिए वर्ड्स कम्युनिकेशन का सुप्रीम फॉर्म होता है। साथ ही साथ एक लिटरेरी क्रिटिक ये भी एग्जामिन करते हैं कि क्या किसी रीडर के मन में किसी वर्क को रीड करते वक्त क्या वही थॉट्स आते हैं जिस थॉट के साथ कोई लिटरेरी आर्टिस्ट ने उस वर्क को लिखा है। क्योंकि कई बार रीडर किसी पोइट्री को उस तरह नहीं समझ पाते हैं जैसा कि किसी पोइट ने उसे लिखा है, और ऐसा इसलिए होता है कि कई बार पोइट्स शब्दों को अननेचुरल वे में यूज करते हैं, यानी नॉर्मल सेंस से हटकर यूज करते हैं, और इसका रीडर को कोई खबर ही नहीं होता, और रीडर अपने मन से कोई अर्थ निकाल लेते हैं। आगे आई ए रिचर्ड एग्जामिन करते हैं कि आखिर पोइट्री में किस तरह के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, तो पाते हैं कि लैंग्वेज को दो तरह से यूज किए जा सकते हैं, और यहीं से द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज नाम का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसमें पहला है साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें किसी लैंग्वेज को हम उसी रूप में यूज करते हैं जैसा कि वो है, यानी लैंग्वेज को उसके रियल सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा है पोएटिक और इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें वर्ड्स को रियल सेंस से हटकर यूज करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने जैसी बातें करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रीडर के अंदर एक इमोशन को इवोक किया जा सके। यानी साइंस एक ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि पोएट्री एक स्यूडो यानी झूठा
झूठा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू प्रूव नहीं किए जा सकते। पोएट्री फीलिंग्स एंड इमोशंस की बातें करते हैं। पोएटिक ट्रूथ साइंटिफिक ट्रूथ से डिफरेंट होते हैं। पोएट्री हमें नॉलेज तो नहीं देते हैं, लेकिन पोएट्री हमारे अंदर से आते हैं और हमें प्लेजर देते हैं। 1926 में I.A. रिचर्ड ने साइंस एंड पोएट्री नाम के एक वर्क को लिखा। I.A. रिचर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थे। एक दिन वो साइकोलॉजी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लास के सभी स्टूडेंट को W.H. लॉन्गफेलो का एक मार्जिनल पोएम को एनालाइज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि ये किसका पोएम है, यानी ऑथर के नाम को हाइड कर दिया था, क्योंकि अगर वो बता देते कि ये किसका पोएम है तो सभी स्टूडेंट ऑथर के नेचर के अकॉर्डिंग अपना अपना परसेप्शन पहले ही बना लेते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है तो आप तुरंत कह देंगे कि सर नेचर के बारे में होगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि रूपर्ट ब्रूक का एक पोएम है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर वॉर पोएट है। अगर जॉन कीट्स का कोई पोएम है तो ब्यूटी के बारे में होगा। यानी ऑथर के नाम सुनते ही आप पहले ही अपने मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि पोएम कैसा होगा। इसलिए I.A. रिचर्ड ने पोएट के बारे में कुछ नहीं बताया। तब उन्होंने पाया कि पोएम को लेकर अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय है। इस बात से इंस्पायर होकर I.A. रिचर्ड ने 1929 में अपना सेकेंड मास्टरपीस पब्लिश किया, जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें I.A. रिचर्ड बताते हैं कि बुक या पोएम को समझने के लिए किसी का टेक्स्ट ही काफी है, बुक का टेक्स्ट काफी है, ऑथर के हिस्टोरिकल या सोशल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक नए प्रकार की क्रिटिसिज्म, जिसे हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं, और इसीलिए I.A. रिचर्ड को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। I.A. रिचर्ड ने और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। जैसे 1930 में उन्होंने एक वर्क लिखा, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। आज आप जो वर्ड सुनते हैं, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ, बेसिक नॉलेज, और ये जो बेसिक वर्ड है ये देने वाले I.A. रिचर्ड ही थे। उन्होंने डेली लाइफ में यूज होने वाले 850 वर्ड्स को कलेक्ट करके एक तरह से अरेंज किया और उसे एक बुक के रूप में ढाला, जिसका नाम था बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। उसी प्रकार से मेंशियस ऑन द माइंड जो कि 1932 में आया, कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन जो कि 1934 में आया, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक्स जो कि 1936 में आया, गाइड टू बेसिक इंग्लिश 1938 में आया, स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट जो कि 1955 में आया, बियॉन्ड 1974 में आया, पोएटिक्स 1974 में आया, कॉम्प्लीमेंट्रीज 1976 में आया। साथ ही साथ I.A. रिचर्ड ने सिमियोटिक ट्रायंगल, पोएट्री एंड सिनएस्थेसिया, फीड फॉरवर्ड और द 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी बताया। द 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग क्या है, इसे समझ ले। इसमें एक आएगा सेंस, दूसरा फीलिंग, तीसरा टोन और चौथा इंटेंशन है। सेंस क्या है? सेंस जब कोई ऑथर किसी चीज को लिखता है, किसी वर्ड को लिखता है और रीडर उसको समझ पाता है तो उसे ही सेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन वहां से 9 2 11 हो गया तो आप समझ गए कि मोहन वहां से चला गया या भाग गया। आपने वही समझा जो मैंने समझाया, इसे ही सेंस कहते हैं। दूसरा है फीलिंग। फीलिंग से मेरा अर्थ है कि लेखक ने किस फीलिंग के साथ उस वर्क को लिखा है। कोई चीज आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, कोई इफेक्टिव नहीं भी हो सकती है, लेकिन चाहे वो इफेक्टिव हो या नॉन इफेक्टिव, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई फीलिंग छुपा रहता है। तीसरा है टोन। टोन इज द एटीट्यूड ऑफ राइटर बिहाइंड राइटिंग, यानी राइटर ने जो कुछ भी कहा है वो किस टोन के साथ कहा है, प्यार से कहा है, गुस्से से कहा है, हंसी मजाक के लहजे में कहा है, इसे ही टोन कहते हैं। चौथा है इंटेंशन। इंटेंशन इज द एम ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स इट्स रीडर, यानी ऑथर अपने रीडर को क्या बताना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, उसको उदास करना चाहते हैं, सैड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये ऑथर का इंटेंशन होता है। तो ये एक छोटा सा समरी था I.A. रिचर्ड के ऊपर, जिसमें मैंने I.A. रिचर्ड के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। अब हम लोग 14 मार्क्स के लिए I.A. रिचर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग MCQs भी करेंगे। क्वेश्चन है, शो योर एक्वेंटेंस विद I.A. रिचर्ड एज अ लिटरेरी क्रिटिक। एक लिटरेरी क्रिटिक के रूप में I.A. रिचर्ड के साथ अपने पहचान को दिखाएं। I.A. रिचर्ड, जिसका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, जिसका बर्थ 1893 में तथा 1979 में डेथ हुआ है, जो कि 20वीं शताब्दी के सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक रहे थे। वो एक इंग्लिश एजुकेटर, लेक्चरर, लिटरेरी क्रिटिक तथा रेटोरेशियन भी थे। I.A. रिचर्ड वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में साइंटिफिक मेथड को लाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्रिटिसिज्म में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। उन्होंने एक नए प्रकार के क्रिटिसिज्म की शुरुआत की, जिसे आज हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं। इसीलिए I.A. रिचर्ड को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी
कहा जाता है। एक फेमस लिटरेरी क्रिटिक जिसका नाम जॉर्ज वाटसन है, उन्होंने आई.ए. रिचर्ड को 20वीं सदी के सबसे प्रभावी थ्योरिस्ट कहते हुए अपना रिमार्क दिया है। आई.ए. रिचर्ड ने कई लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं जिसका आज भी रीडर्स पे गहरा प्रभाव है। उसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो कि 1922 में आया था, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग जो कि 1923 में आया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि 1924 में आया था, साइंस एंड पोएट्री 1926 में आया था, मेंसियस ऑन द माइंड जो कि 1932 में आया था, कोलेरिज ऑन इमेजिनेशन जो कि 1934 में आया था, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक्स जो कि 1936 में आया था, गाइड टू बेसिक इंग्लिश 1938 में आया था, स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 1955 में आया था, बियॉन्ड 1974 में आया था, पोएटिक्स 1974 में आया था। 1922 में जेम्स वुड और C.K. ऑस्डन के साथ कोलैबोरेशन में उसका पहला बुक द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स पब्लिश हुआ था। 1923 में C.K. ऑस्डन के साथ कोलैबोरेशन में उसका दूसरा बुक द मीनिंग ऑफ द मीनिंग पब्लिश हुआ था और 1924 में उसका मास्टरपीस ऑफ वर्क जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो पब्लिश हुआ था। द टाइटल द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम दिस बुक और जो टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज है वो भी इसी बुक से लिया गया है। इन दिस बुक आई.ए. रिचर्ड एक्सप्लेन्स अबाउट नेचर ऑफ पोएट्री। इस बुक में आई.ए. रिचर्ड नेचर ऑफ पोएट्री को बताते हैं, द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज को भी बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोएम बताते हैं एंड द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बताते हैं। वो फ्रूड ऑल्डर और जंग से काफी प्रभावित थे। उनके अनुसार आर्ट कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। आई.ए. रिचर्ड के अनुसार म्यूजिक एक आर्ट है और कोई म्यूजिशियन अपने फीलिंग और अपने इमोशन को म्यूजिक के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं और इस केस में साउंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। उनके अनुसार पेंटिंग भी एक आर्ट है और कोई पेंटर अपने फीलिंग और एक्सपीरियंसेस को पेंटिंग के माध्यम से दिखलाते हैं और इस केस में ब्रश और कलर एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई लिटरेरी आर्टिस्ट जो होता है वो अपने फीलिंग और इमोशन को वर्ड्स के माध्यम से दिखलाते हैं और इसलिए वर्ड्स जो है वो सुप्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। आगे आई.ए. रिचर्ड एग्जामिन करते हैं कि लैंग्वेज को दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक होता है द साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज और दूसरा होता है पोएटिक और जिसे आप कह सकते हैं इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज में वर्ड्स को उसके ओरिजिनल सेंस में यूज किया जाता है, जबकि पोएटिक या इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज में वर्ड को उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया भी जा सकता है या वर्ड्स को बदल के भी यूज किया जा सकता है, कुछ अलग सेंस में हट के यूज किया जा सकता है। इसीलिए साइंस जो है वो ट्रू स्टेटमेंट बनाता है जबकि पोएट्री सूडो स्टेटमेंट बनाता है। आई.ए. रिचर्ड का दूसरा मास्टरपीस ऑफ वर्क जिसे उन्होंने 1929 में लिखा जिसका नाम है द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और यही वो बुक है जहां से न्यू क्रिटिसिज्म अस्तित्व में आया। इससे पहले न्यू क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अनुसार किसी भी पोएम या बुक को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसका टेक्स्ट ही काफी है। ऑथर के सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बुक में आई.ए. रिचर्ड ने द फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस को भी बताया कि लैंग्वेज के कितने फंक्शन होते हैं और वे हैं सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। मींस देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज: सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। आई.ए. रिचर्ड का एक और इंपॉर्टेंट वर्क जो कि 1930 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। इस बुक में आई.ए. रिचर्ड ने डेली लाइफ में यूज होने वाले अराउंड 850 वर्ड को कलेक्ट करके एक बुक के रूप में अरेंज किया। सच में आई.ए. रिचर्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़े दिग्गज थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखें। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं आई.ए. रिचर्ड पे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आई.ए. रिचर्ड पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सिमियोटिक ट्रायंगल इज रिलेटेड विद। सिमियोटिक ट्रायंगल किससे रिलेटेड है? सही आंसर है आई.ए. रिचर्ड से। दूसरा क्वेश्चन है द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्लेन्ड बाय। सही आंसर है आई.ए. रिचर्ड। अगला है द टाइटल टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साइंस एंड पोएट्री इज अ बुक रिटेन बाय। सही आंसर है आई.ए. रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है आई.ए. रिचर्ड गैव अस डैश डिस्टिंक्ट सेंसेस ऑफ वर्ड इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के कितने सेंस दिए हैं? सही आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू आई.ए. रिचर्ड 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड रीडर्स आर कॉमन सेंस एंड अनकॉमन मोरालिटी, पर्सनैलिटी या सेंसिबिलिटी। सही आंसर है सेंसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 मॉडर्न साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डैश। सही आंसर है फ्रूड, जंग एंड एडलर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फुल नेम ऑफ I.A. रिचर्ड इज। सही आंसर है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं छूट गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? सही आंसर है I.A. रिचर्ड को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ वर्क ऑफ I.A. रिचर्ड पब्लिश्ड इन। सही आंसर है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेसिया। सही आंसर है I.A. रिचर्ड। अगला है, हु रोट कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन। इसका भी सही आंसर है I.A. रिचर्ड। आपको इसका PDF मिल जाएगा ग्रुप में, और अगर कोई स्टूडेंट PDF कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF कोर्स से जुड़ सकते हैं।